ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि मैं एक वोक महिला का वीडियो दिखाऊं, पहले इस हफ्ते की मुख्य खबरें बता देता हूं। 2 सीरियाई घुसपैठियों को आज एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार करने पर जेल भेजा गया। ये अवैध रूप से आए शरणार्थी डॉक्टर, इंजीनियर और उद्यमी बताए जाते हैं। दिलगश आदिल 32 साल ने 18 साल की लड़की को बहला फुसलाया। महिला को इतना शराब पिलाई गई कि वह नशे में गिर पड़ी। यौन उत्पीड़न के बाद उसने अपने दोस्त को बुलाया। ये आदमी एक और शरण मांगने वाला दियार मोहम्मद अब्दुल सलाम 28 को भी उस किशोरी से बलात्कार के लिए बुलाया गया। चलिए इस व्यक्ति को देखते हैं। एक श्वेत ब्रिटिश महिला और उसकी बेटी को खुद को कमरे में बंद करना पड़ा जब 5 मुस्लिमों ने सोचिए जरा, आप अपने घर में रह रहे हैं, आपकी जिंदगी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर अचानक आप देखते हैं कि 5 मुस्लिम बाड़ फांद कर रात के करीब 2 या 2:05 पर डेटन रोड हडर्सफील्ड में आपके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। पुलिस ने उनमें से 4 को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। 2 बाथरूम में छुपे हुए थे, तो वे उसके घर में घुसने में कामयाब हो गए थे। सोचिए जरा, वो खुद को अंदर बंद करके बैठी थी। उसने खुद को अंदर बंद कर लिया था। एक भाग गया और एक अभी भी फरार है। एक भाग गया और अभी भी फरार है। अंदर मछेटी मिली। रिहान सलीम 19 साल का ने जुर्म कबूल किया और उसे 26 महीने युवा अपराधियों के सुधार गृह में सजा मिली। क्यों? 19 साल की उम्र में युवा अपराधी क्यों? मोहम्मद अमीन के खिलाफ मामला अभी भी चल रहा है और पुलिस ने नाम प्रकाशित नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये सब पिछले हफ्ते या उसके आसपास ही हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक वोक महिला आपको बता रही है कि कैसे ब्रिटेन को इन अवैध प्रवासियों की जरूरत है जो इन तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से आते हैं। मुझे नहीं पता कि ये अवैध प्रवासी उसके घर में कब घुसेंगे। कौन जानता है, हो सकता है उसे इसमें कोई अजीब शौक हो। कौन जानता है। लेकिन जब वे सरकार को मान्यता देते हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन है, अल शबाब एक आतंकवादी संगठन है, तालिबान को भी उन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये तालिबान को और प्रवासियों को जाने देने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि इससे उन्हें राहत मिल सकती है। इस साल पाकिस्तान और ईरान से 2.1 मिलियन अफगानों को निष्कासित किया गया है। एक देश जिसके पास बहुत कम आर्थिक अवसर हैं, जैसे अफगानिस्तान, क्या वो एक और लहर को सहन कर सकता है? जैसे तो और किस तरह का देश? हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? अगर अफगानिस्तान स्वीडन जैसा कोई देश होता, हाँ, मेरा मतलब स्वीडन के मूल स्वीडिश लोग हैं, जानते हो। अगर अफगानिस्तान में स्वीडन जैसी संस्कृति होती, जैसे कि नारीवादी, आधुनिक, प्रगतिशील, सहिष्णु, उद्यमी, तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बेवकूफ को ये समझ में नहीं आता। प्यू के अनुसार 99% अफगान शरिया में विश्वास करते हैं, जिसमें उसके जैसी महिलाएं शामिल हैं। उसके जैसी महिलाएं को घरों तक सीमित रहना चाहिए। उसके जैसी महिलाओं को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, 99% अफगानों का, प्यू के अनुसार, ये मैं नहीं कह रहा, वे शरिया कानून में विश्वास करते हैं, जिसका मतलब है कि उसके जैसी महिलाओं को अपने घरों से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसकी तरह की महिलाओं को प्राथमिक स्कूल से आगे पढ़ाई नहीं मिलनी चाहिए। मुझे लगता है वे यह भी छीन लेंगे, न हाई स्कूल न विश्वविद्यालय डिग्री। उन जैसी महिलाएं पुरुषों के सामने नहीं बैठ सकती और घर से बाहर भी नहीं जा सकती। आपको क्या लगता है कि जब आप उन अफगानों में से 1 मिलियन को ब्रिटेन लाएंगे तो क्या होगा? ये बेवकूफ़ औरतें, ये सचमुच हमें अपने ऊंचे आदर्शों के साथ नीचे गिरा रही हैं। जो भी वोक बकवास उनके पागल दिमाग में चल रही है, वो जो भी पकाती है वही हमें मार रहा है। हम इनकी इंसानियत भूल रहे हैं माइक। तुम्हारी इंसानियत जाए भाड़ में। वे लोग और मुझे पता है कि वे इंसान हैं, सिर्फ आंकड़े नहीं। हाँ, वहाँ आंकड़े हैं, कागजों पर। मुझे पता है कि हमारे देश में लोग सड़कों पर हैं क्योंकि अफगानिस्तान के कुछ लोग 4 सितारा होटलों में रह रहे हैं। ये दोनों एक जैसे हैं? वे एक जैसे हैं। आप मान रही हैं कि कोई प्रवासी वहां खड़ा वो जगह लेने का इंतजार कर रहा है। और क्या हो सकता है? संसाधन हमेशा सीमित ही होते हैं। क्या यही हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है? क्या यही है? हाँ, उन्हें अर्थशास्त्र नहीं आता क्योंकि अधिकतर कम्युनिस्ट है। हमेशा संसाधनों की एक सीमित मात्रा होती है। हमेशा सीमित मात्रा में आवास होते हैं, सीमित मात्रा में कल्याणकारी भत्ते, टैक्स भुगतान होते हैं जिन्हें आप
लोगों को दे सकते हैं। हमेशा मात्रा सीमित होती है। सबसे अमीर देश भी सीमित संसाधनों के साथ होते हैं। जब आप और लोग जोड़ते हैं 1 मिलियन 2 मिलियन जैसा आप चाहें, आप उन सभी को लाना चाहेंगे, उन सभी को अंदर लाना चाहेंगे। और ये सिर्फ 2 मिलियन अफगान ही हैं, सीरियाई है, मोरक्कोवासी है और बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें मुस्लिम देशों में रहना पसंद नहीं है। वे सभी अपने मुस्लिम देशों को छोड़ना चाहते हैं और इंग्लैंड जैसे ईसाई देशों में आना चाहते हैं। लेकिन आपके पास सीमित संसाधन हैं, आप क्या करेंगे? वह कहती है, आपका क्या मतलब है? वे किसी और की थाली से नहीं लेंगे, न ही खाएंगे। हाँ, वे खाएंगे। वर्तमान आप ब्रिटिश दो सरकार बहुत ही ने महत्वपूर्ण चीजों को मिला रही जरूरतों हैं। को, ब्रिटिश लोगों की जरूरतों से पहले चैनल के पार नावों में जो दशकों मुझे से लगता है वे असफल लोग रही हैं। है। चलिए, क्योंकि कॉल्स लेते हैं। लेकिन बॉबी माफ करना। क्या हमें पूरी दुनिया की देखभाल करनी है? हाँ, जैसे हम उसके देखो लिए। ये चौंकाने वाला है। मुझे नहीं पता उसने वहां क्या कहा। सॉरी, क्या मैं बॉबी को रोक सकता हूं? क्या हमें देखभाल करने वाला बनना है? हमने उसी वजह से जाकर देखिए, एक युद्ध पहले भी लड़ा दिखा था। है जब हमने इराक जैसे देशों पर हमला किया। लीबिया सही है, दूसरे देशों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अरे, उन्हें अरे, अपना देश ये तो जैसे तुम्हारे चलाना है कर्मों का वैसे नतीजा चलाने है। देना चाहिए। तुम्हारे कर्मों का नतीजा, तुम्हारे कर्मों का नतीजा। तुम्हारे कर्मों के लिए तुम्हें अफगानिस्तान और इराक जाने की सजा मिलनी चाहिए। अगर मेरे देश ने गलती की तो ऑस्ट्रेलिया भी सहयोगी बनकर अफगानिस्तान और इराक गया था। अफगानिस्तान जाना पूरी तरह न्याय संगत था। इराक के बारे में मैं कहूंगा, हाँ ठीक है, जो भी हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा लिया गया एक गलत फैसला था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को सजा दी जा सकती है, और वो भी इन जंगली लोगों के हाथों जो कहते हैं कृपया हमें अंदर आने दो, हमें समर्थन चाहिए। ये बेवकूफ लोग ये कभी नहीं समझते। मैंने ये पहले भी कई बार कहा है। पश्चिमी देश इन देशों के साथ जो करते हैं वो उनके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि ये उनकी मर्जी से नहीं होता। पश्चिमी देश इन लोगों को अपनी मर्जी से अंदर आने दे रहे हैं। हाँ, अगर रोक सकते हैं तो रोके, लड़ सकते हैं तो मैदान में मिले। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपने विज्ञान, तकनीक, शिक्षा में निवेश नहीं किया। आप बकरियों के साथ सेक्स करने में बहुत व्यस्त थे। तो ये है नतीजे समय के साथ निवेश न करने, आधुनिक न बनने, पढ़ाई न करने, विश्वविद्यालय न बनाने के। वे इन नतीजों का सामना करते हैं। और वैसे भी इसके अलावा उन्होंने सोचा चलो जिहाद करते हैं और उनके भवनों में विमान घुसा देते हैं। उन्हें वही मिला जिसके वे हकदार थे। मुझे खेद है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगता। हमने वो किया। ठीक है इराकी, मैंने ये बात पहले भी कही थी। मुझे नहीं पता कि मुसलमान पश्चिम से इराक पर हमले से क्यों नाराज हैं। आप सद्दाम हुसैन से आज़ाद हैं। अगर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पर हमला नहीं किया होता तो उदय, सद्दाम का बेटा जो शादियों में जाने के लिए बदनाम था, अब भी आपकी बेटियों के साथ सेक्स कर रहा होता, लोगों की शादियों में जाता था और वह बस अपनी मर्जी से वह लड़कियों के साथ बलात्कार करता था। वह दुल्हनों के साथ उनके पूरे परिवार के सामने बलात्कार करता था। इराकियों ने ये कहानियां बताई हैं। तो जानते हो, ये तुम्हारे कामों के नतीजे नहीं, ये पश्चिम की अपनी मर्जी है। हम सिर्फ कह सकते हैं नहीं, माफ कीजिए, बूम बूम। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें गोली मारो, मैं कह रहा हूं कि नावों पर गोली चलाओ। कुछ नावों को डुबो दो, लोगों को बाहर आने पर बचाओ, फिर वापस भेजो। वे आना बंद कर देंगे। वो स्वैच्छिक है, वे नहीं कर सकते थे। देश, उनका तरीका, अगर ये हमारे कर्मों के परिणाम नहीं है। पहले उसने कहा था तुम्हारे कर्म, अब बोली बदल दी, हमारे कर्म। नहीं, हमारे नहीं। तुम जानते हो, तुम्हें इंग्लैंड को अपना कहने का अधिकार नहीं है। यही हमने किया। हम 14 साल की क्रूरता के नतीजों के बीच जी रहे हैं। यह हमारे कामों का नतीजा है। हमने वहां साफ कहा कि हम अफगानिस्तान की महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए बार वापस नहीं जा सकते। माफ कीजिए, आप नहीं जा सकते। हम इतिहास की ओर लौटकर देख सकते हैं। हमने सच में कोशिश की थी। पश्चिम ने भी महिलाओं को आजाद कराने का प्रयास किया था। लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश हुई, लेकिन सफल नहीं हुई। ये लोग बहुत आदिम और बर्बर है, लोकतंत्र नहीं अपना सकते। अमेरिका वहां 20 साल क्यों रहा? अमेरिका ने वहां लोकतंत्र का समर्थन किया, सेना को प्रशिक्षण व संस्थानों को मजबूत किया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान कबायली समाज है। ये एक मुस्लिम कबायली समाज है। ये लोकतंत्र नहीं मानता। तो जैसे ही अमेरिकी लोग वहां से गए, तालिबान वापस आ गए। कुछ लोग मानते हैं
कि ये अमेरिका की नाकामी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अमेरिका को सिर्फ बम गिराना चाहिए था। निकल जाओ। माफ कीजिए, मैं बात पर वापस आता हूँ। तुमने हमारी इमारतों से विमान टकरा दिए, हमने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को 2011 में मार दिया था। मुल्ला उमर 2 साल बाद मारे गए। चलो सामान पैक करो और निकलो। जमीन पर सैनिक मत भेजो। अमेरिका यही ईरान में करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी इस्लामिक शासन, माफ कीजिए, और उम्मीद है कि वे शासन को गिरा देंगे और फिर हम वहां लोकतंत्र स्थापित करेंगे। यही उम्मीद है। अमेरिका को बस बम गिराते रहना चाहिए, यही करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका पर राष्ट्र निर्माण का कोई दायित्व नहीं है, उसका ऐसा कोई दायित्व नहीं है। नहीं, इतिहास में किसी महाशक्ति ने अपने दुश्मनों के प्रति इतनी इंसानियत कभी नहीं दिखाई। इजराइल के मामले में भी यही बात है। इजराइल ने गाजा को समतल कर दिया। इजराइल पर गाजा को फिर से बनाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं बस इतना ही कह रहा हूं। ठीक है, मुझे पता है कि शायद वे ऐसा करेंगे। मुझे पता है कि पश्चिमी देश ऐसा करेंगे। मुझे पता है कि गाजा में पैसा आएगा और वे इसे कुछ हद तक फिर से बनाएंगे। लेकिन मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। ठीक है, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इतिहास में किसी महाशक्ति ने ऐसा नहीं किया। तो फिर पश्चिम इन गद्दारों को आपको गुमराह करने की इजाजत क्यों देता रहता है? क्यों? कहिए। चुप रहो कमीनी। हाँ, लेकिन हमें इन बातों से आपको सबक लेना वर्तमान से होगा। निपटना हमें है। सीखना होगा। इतिहास से सबक लो माइक। हर रंग। इतिहास से बस यही सबक मिलता है कि बम गिराओ और चले जाओ। बम गिराओ, सब नष्ट करो और पिछले निकल जाओ। 200 वो सालों कह रहे हैं के कि इतिहास असल में से अगर सबक लें। हमें लगता है कि लोगों को वापस भेजना उनके लिए मौत की सजा है, तो हम भी इसके हिस्सेदार हैं। हम सिर्फ बुरे लोगों को वापस भेज रहे हैं, माफ कीजिए, मेरा मतलब बुरे लोग हैं। लेकिन जिनकी शरण याचिका खारिज हो चुकी है या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, हम वे नहीं हैं। याद रखें, हम सभी को वापस नहीं भेज रहे। लोग आते हैं, मूल्यांकन होता है, और अगर सही है तो मैं मूल्यांकन प्रणाली की भी जांच करूंगा। इनमें कई नकली प्रवासी है। कुछ को मैं जानता हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानता। लेकिन मैंने उनकी बहुत सारी स्टडीज पढ़ी है। मैंने उनकी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं। इनमें से बहुत से मामले ऐसे हैं जहां वे बस नकली हैं। मैं वास्तव में एक को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी था। उसने कहा कि वह समलैंगिक है। उसने समलैंगिकता के आधार पर शरण मांगी। वह पाकिस्तानी था। उसने कहा, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता क्योंकि वो समलैंगिक विरोधी देश है। तो आखिरकार उसे स्थायी निवास मिल गया। मुझे लगता है कि स्थायी निवास मिलने के 1 साल बाद ही वो पाकिस्तान लौट गया। एक महिला से शादी कर ली, उसके लिए वीजा के लिए आवेदन किया और फिर वीजा अधिकारी। फिर क्योंकि उस आदमी ने उस दूसरे आदमी को बताया जिसे मैंने मदद की थी, जो एक असली पूर्व मुस्लिम था, तो वह मुझे यह कहानी सुना रहा था। वीजा अधिकारी ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ? तुम तो गे थे, फिर शादी क्यों कर रहे हो? तुम एक औरत से शादी क्यों कर रहे हो? उसने कहा, अब मैं ठीक हूं। वो गे था, लेकिन फिर उसने खुद को ठीक कर लिया। समझे? तो यही वो लोग करते हैं। अभी ब्रिटेन में पाकिस्तान से जो सबसे ज्यादा फर्जी शरण के दावे आते हैं, वो समलैंगिकता के आधार पर होते हैं। वो पाकिस्तान में होमोफोबिया का दावा करते हैं, जो कि सच है, लेकिन उतना भी सच नहीं है। लेकिन वो लोग असल में समलैंगिक भी नहीं है। असल में कुछ समय पहले एक वीडियो था जिसमें इंग्लैंड में एक इमिग्रेशन वकील एक आदमी को बता रही थी कि हम तुम्हारे कागजात तैयार करेंगे, हम तुम्हारी तस्वीरें गे क्लब्स के बाहर लेंगे और तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। समझे? कुछ मर्दों को किस करना होगा ताकि इसे गे होने का सबूत बना सके। उसे पकड़ा गया। तुम जानते हो? अगर तुम्हारा केस सही है तो रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ उन्हें हटा रहे हैं जो समाज को बेहतर नहीं बनाएंगे। इसमें गलत नहीं है। मुझे लगता है चैनल के रास्ते नावों से आने की समस्या है। अब देश में अवैध प्रवासियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि देश को अंततः यह एहसास हो गया है कि हमारे समाज पर हमला हो रहा है इस देश में, और हमें कुछ करना होगा। इस बेवकूफ इंसान को क्या समस्या है? ये नस्लवादी कैसे है? उसने सांस्कृतिक तर्क दिया। ये नस्लवादी कैसे है? ये उतना ही नस्लवादी है जैसे कोई देखकर कहे तुम सेक्सिस्ट हो। मैं यही बात एक आदमी के बारे में भी कहूंगा। लोग देश में आ रहे हैं क्योंकि वे हमारे देश को बदल रहे हैं। इसका जवाब है कि हमें इसका विरोध करने का अधिकार है। इसका जवाब है अफगानिस्तान में तालिबान के पास जाना, जिनसे हम हाल ही में युद्ध में थे। जो आतंकवादी ब्रिटिश नागरिकों की जान ले चुके हैं, उनके साथ मेज पर बैठकर पूछते हैं, लेकिन मैट, आपको तुम कितना जानते चाहिए? हो एक शरणार्थी को इससे साबित होता है कि तुम्हें हर समय अपना मन बदलना पड़ता है। हाँ। पहले जो अब इजराइल चला रहे हैं वे कभी आतंकवादी थे, लेकिन फिलिस्तीन के समय हमें उनसे निपटना पड़ा।
समय के साथ हर समय सोच बदलनी मैं पड़ती इससे है। सहमत नहीं हूं, लेकिन ठीक है। समय के साथ और अपने देश के हितों की सेवा करने के लिए व्यवहारिक बनकर और खुद उसका को ढालना नतीजा पड़ता है, बहुत अच्छा रहा। ना कि दूसरे गृह देशों के मंत्रालय हित अब में। इसे वर्गीकृत नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तर्क क्या है? पश्चिमी देशों को इसमें दखल देना चाहिए। हमारी इमारतों में विमान घुसाओ, हम बमबारी करेंगे और फिर चले जाएंगे। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देंगे। अपना राष्ट्र निर्माण करो या जो करना है करो, बस इतना ही। दोस्तों, यही होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता अमेरिका राष्ट्र निर्माण में समय क्यों बर्बाद करता है। छोड़ो, फायदा क्या है? वे कभी धन्यवाद नहीं कहेंगे। वो कभी ये नहीं कहेंगे धन्यवाद कि आपने लोकतंत्र स्थापित किया, जैसे इराक में किया था। अब इराक एक लोकतंत्र है। मुझे पता है कि ये अभी भी विकसित हो रहा लोकतंत्र है। ये राष्ट्र निर्माण की चरम सीमा नहीं है, लेकिन सद्दाम के अधीन रहने से तो बेहतर ही है। तालिबान को आतंकी माना जाता है, तो उनका ऐसा करना नैला शायद उनके नजरिए सही। में बदलाव आया होगा। इस समय उनकी यही गतिविधियां हैं, शायद इसलिए कि अब वे अफगानिस्तान की शासक संस्था हैं, इसलिए हमें उनसे वैसे ही व्यवहार करना पड़ता है। आप उन सैकड़ों सैनिकों से क्या कहना चाहेंगी जो अफगानिस्तान में मारे गए? आप उन्हें क्या कहेंगी? उनके बलिदान के लिए धन्यवाद। हम बहुत दुखी हैं। ये बहुत भयानक है कि वे मारे गए। उन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दी। उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा और उन्होंने अपने देश के मूल्यों को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी। हम उन मूल्यों को कमज़ोर नहीं करेंगे। उन बर्बर लोगों को अपने देश में लाकर जिनसे लड़ने के लिए वे गए थे। आप उस बात पर क्या कहेंगे जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी? आप कैसे अपने विवेक में आत्मसम्मान और शालीनता से परिवार और रिश्तेदारों के आगे कैसे खड़े हों, जिन मूल्यों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी? वे आजाद देश के लिए जान दे रहे थे। हम आप क्या कह रहे हैं? हे भगवान! ये हल्की दलील है। आमतौर पर देशभक्त दिखाते हैं कि सैनिक और द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज किस लिए मरे थे। वे इसके लिए नहीं मरे थे। वे इसके लिए नहीं मरे थे। इसे देखो, यह ब्रैडफोर्ड है। क्या द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज, क्या द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक इसके लिए मरे थे? क्या वे इसी के लिए मरे थे? तो क्या इंग्लैंड को तीसरी दुनिया के इन लोगों द्वारा उपनिवेशित किया जा सके? हे भगवान! उसने पूरी बहस को पलट दिया। वो तर्क बेतुका है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल सही। तो नहीं, फिर हमने मैं बैठकर नहीं। एक ये रूपरेखा सच बनाई। में यूरोपीय संघ हम जर्मनी के यूरोपीय साथ, संघ उसके बाद दोनों दूसरे विश्व युद्ध के बाद यही राजनीति है। ये युद्ध के बाद का समाधान जर्मनी ढूंढना नहीं उनके है साथ भी जहां हमें जरूरी है, नया देश जिनसे मिलेगा। आप हमेशा तालिबान सहमत नहीं नहीं बदले। होते। तालिबान 2.0 जैसी कोई चीज नहीं थी। अब वे और भी ज्यादा दृढ़ संकल्प, हथियारबंद और अच्छी तरह वित्त पोषित हैं और उनके पास देश भी है। तालिबान पश्चिम के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल, हाँ वे ऐसा ही है। हमारे दुश्मन हैं। हाँ, लोगों को इसे लेकर कुछ करना होगा। हम उन्हें अंदर नहीं ला सकते क्योंकि 99% अफगान शरिया में विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि वह देश का कानून बने। वे यही चाहते हैं। वियतनाम युद्ध खत्म होने के 18 महीने बाद अमेरिका वियतनाम के साथ व्यापार शुरू कर रहा था। मुझे डर है कि असली ये मजेदार है कि वे अब तालिबान के बारे में ऐसा कहते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि अगर आप हमास को देखें तो वे हमास के बड़े समर्थक हैं और वे हमास के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई महान चीज हो जो हमारे यूनाइटेड किंगडम की सड़कों पर आकर उनका समर्थन कर रही हो। लगता है तालिबान नहीं सुधरे, पर हमास ठीक है। ये लोग अपनी दलील के हिसाब से चीजें चुनते और बदलते हैं, जैसा भी हो। फिर से वे लोग जिन्हें यहां नहीं होना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें यह तय करना होगा कि उन्हें कहां निर्वासित किया जाएगा। यही इस स्थिति की सच्चाई है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या इरिट्रिया। यूके लोगों को बस पटक देने की जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आप सभी को अंदर नहीं ले सकते दोस्तों, आप बस नहीं ले सकते। जैसा कि मैंने कहा, सताए गए लोगों को शरण देने का विचार काम करता था जब तक इस सिस्टम का दुरुपयोग 2025 में नहीं हुआ, यानी 2015 से पहले। एंजेला मर्केल ने इन लाखों लोगों को अंदर आने दिया और यूरोप में आने दिया। उससे पहले हर पश्चिमी देश, आप जानते हैं, 100-150 वास्तव में शरण मांगने वालों को अंदर लेता था और जांच बहुत सख्त होती थी, जैसा कि होनी भी चाहिए। हम हर एक मामले की महीनों तक गहन जांच करते थे। क्या आप जानते हैं कि सही कानूनी रास्ते से आने वाले वास्तविक शरण प्रार्थी की जांच परख की प्रक्रिया क्या होती है? ये 3 से 4 साल तक हो सकती है। मैं कुछ पूर्व मुस्लिमों को जानता हूं। मैं एक पूर्व मुस्लिम जानता हूं। वह कनाडा में
पुनर्वासित होने का इंतजार कर रहा है। वह 2017 से पूर्व मुस्लिम है। लगभग 10 साल हो गए हैं। अब उसे वीज़ा और सब कुछ मिल गया है, लेकिन वह बस फिर भी वास्तव में इतना ही समय लगता है। दूसरा तरीका था नाव पर चढ़कर कहना, मैं शरण प्रार्थी हूं। बस इतना ही। तो इस सिस्टम का दुरुपयोग हुआ। 2015 से पहले यह सिस्टम काम करता था क्योंकि आप 100, 150 या 1000 शरण मांगने वालों को समाहित कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वे सचमुच हकदार होते हैं इसलिए उनके समाज में घुलने मिलने और आत्मसात होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन इन तथाकथित प्रगतिशील महिलाओं से छुटकारा पाना जरूरी है क्योंकि वे आत्मघाती हैं और हमें भी गिराना चाहती हैं। मैं कहता हूं, माफ कीजिए, मेरा मतलब है मैं ये नहीं कहने वाला कि हमें उसे देश से निकाल देना चाहिए। वो पूरी तरह पश्चिमी रंग ढंग वाली महिला है, लेकिन हाँ, हमें उसे अप्रासंगिक बनाना होगा।